मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का जीरो मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आज अपन देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अभी अपन रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो करंट फ्लो के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, जो करंट फ्लो के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। अभी अपन देखते हैं कि ये करंट फ्लो के रास्ते में बाधा उत्पन्न होती कैसे है। तो यहाँ भी अपन देख रहे हैं, अपनों ने एक मटेरियल का पीस ले रखा है और ये जो गोल अपनों ने रिप्रेजेंट किया ये होल है और ये ई से जो रिप्रेजेंट किया वो इलेक्ट्रॉन है। होल बेसिकली होता क्या है, जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, उसको अपन होल कहते हैं, या पॉजिटिव चार्ज भी आप कह सकते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन इसको बोल सकते हैं। मतलब करंट फ्लो जो करती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो करती है। डेफिनेशन ग्रुप में अपन ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को अपन करंट कहते हैं। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन की अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन होल फिक्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो अब मटेरियल में क्या है, बहुत सारे होल होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे होल होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस मान लो टेम्परेचर, यहाँ पे जब ज़्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर के कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस होल से बाहर निकले, मूव कर रहा है, तो दूसरे वाला होल ये पॉजिटिव आयन है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसके पास आएगा। फिर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ से फिर मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये मूव करता करता क्या कर रहा है, जो इस मटेरियल में जो होल है उनसे टकरा रहा है, इस मटेरियल में जो होल है उनसे टकरा रहे हैं। जब ये बाहर निकलता है तो इसको एक वेलोसिटी मिलती है, क्योंकि दूसरे होल इसको अट्रैक्ट करते हैं। फिर ये जब उनसे टकरा जाता है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो अपन अभी देख रहे हैं कि मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो होल के कारण वेरी कर रही है। होल के साथ टकराता है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो होल के कारण इसकी वेलोसिटी कम भी हो रही है और होल उसको अट्रैक्ट करते हैं, इस कारण इसकी वेलोसिटी ज़्यादा भी हो रही है। तो मटेरियल के अंदर जो होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को इफेक्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इफेक्ट होगी तो क्या होगा, ये अपने करंट फ्लो की डायरेक्शन में ये बाधा उत्पन्न कर देते हैं, करंट फ्लो की डायरेक्शन में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इफेक्ट होगी। और इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो की रेट होती है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की जो रेट होती है आई इक्वल टू क्या होता है, dq/dt। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की रेट होती है वही करंट कहलाती है। ठीक है, तो अपने इससे समझ आता है कि जब किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो मटेरियल इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसको अपन कह सकते हैं कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो में बाधा उत्पन्न करना मतलब करंट फ्लो में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, ये अपने समझे मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अभी अपन देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस, और उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी अपन देखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते कैसे हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R इक्वल टू V/I। रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R इक्वल टू V/I। यहाँ पे V है अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ V है वोल्टेज और I है करंट। ये अपने को पता है कि कोई भी कंडक्टर है उस पर अगर अपन वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो उस पर करंट फ्लो करनी शुरू कर देती है। ठीक है, R इक्वल टू V/I। ये हो गया। ये R जो है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, R जो है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, ये अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो कुछ जो मटेरियल रहते हैं उसके केस में R कांस्टेंट रहता है, कुछ के केस में R कांस्टेंट रहता है। तो उसको अपन कहते हैं कि वो जो मटेरियल है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, वो जो मटेरियल है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं जब R कांस्टेंट रहता है। क्योंकि ओम्स लॉ में अपनों ने पढ़ा था जैसे जैसे V में चेंज करते हैं वैसे वैसे I में चेंज होता है और V इक्वल टू RI। ये R यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, ओमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है, R हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। मतलब ज़्यादातर जो अपने काम में लेते हैं सर्किट वगैरह उनमें ठीक है रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक, ओमिक रेजिस्टेंस हो गया। पर अब कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जैसे इनके लिए कांस्टेंट है, R क्या है, V/I है। तो इसमें अगर V और I में अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन आता है,
एक स्टेट लेना था, मतलब जैसे जैसे वी चेंज हो जाए वैसे वैसे आई चेंज हो रहा है। ये कंडक्टर के केस में ठीक है। पर जब अपन सेमीकंडक्टर पे आते हैं, जब अपन सेमीकंडक्टर पे आते हैं, जब अपन सेमीकंडक्टर में आते हैं तो अपन सेमीकंडक्टर में देखते हैं वी और आई के बीच में ऐसा रिलेशन होता है, वी और आई के बीच में ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। और आर क्या है, वी अपॉन आई। जब अपन इनिशियल में देखेंगे तो आई और वी की वैल्यू लगभग लगभग बराबर है। धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़ रहे हैं इसी ग्राफ में, तो अपन देख रहे हैं कि वी की थोड़ी सी वैल्यू के लिए ही आई की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। वी की थोड़ी सी वैल्यू के लिए ही आई की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पहुँची, अगर इसको अपन V1 मानते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं, तो अपन देखते हैं V1 से V2 जाने में, V2 में तो बहुत कम चेंज है, पर I1 से I2 में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। मतलब V की थोड़ी सी वैल्यू चेंज करने पर I की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज होगी। तो इस टाइप के जो मटेरियल रहेंगे उसके लिए R की वैल्यू चेंज होती रहेगी। R की वैल्यू क्या रहेगी, डायनेमिक रहेगी। R की वैल्यू क्या रहेगी, डायनेमिक रहेगी। और इसके निकालने का तरीका यही रहता है, मतलब किसी भी पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे V क्या है, इस पॉइंट पे अगर निकालते हैं इसको R2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, R2 इक्वल टू V2 अपॉन I2, R2 इक्वल टू V2 अपॉन उस इंस्टेंस, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो वोल्टेज और करंट का रेशियो रहेगा वही अपना R कहलाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक। ये अपनों ने अभी देखा। अब क्या है, अगर अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी तो अपन जैसे मान लो किसी एक्सपेरिमेंट में अपन को काम में लेना है तो अपन नहीं ले सकते। अपन और कहीं भी किसी एक्सपेरिमेंट में किसी भी सर्किट में काम में लेना है तो अपन इसको नहीं ले पाएंगे। तो अपन ज़्यादातर उस टाइप के ही रेजिस्टेंस काम में लेते हैं, उस टाइप के मटेरियल से बना हुआ रेजिस्टेंस काम में लेते हैं जो अपना रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, जो अपना रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे। और भी अपन देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। तो ऊपर अपनों ने देखा रेजिस्टेंस की डेफिनेशन से R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, ठीक है। आई करंट होती है, जो ये करंट होती है ये किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो पे, इलेक्ट्रॉन फ्लो की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो उस बेस पे जो इसकी आई की वैल्यू आती है, जो आई की वैल्यू आती है वो आती है VD इक्वल टू ENA। VD यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, VD यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से मूव किया, इलेक्ट्रॉन शुरू में मान लो एक V वेलोसिटी से मूव किया, फिर यहाँ पे होल से टकरा गया, फिर ये इस डायरेक्शन में मूव किया, फिर दूसरे होल से टकरा गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मतलब वेलोसिटी, ये स्टार्टिंग वेलोसिटी तो मान लो तेज़ है, पर टकरा के फिर कम हो गया, फिर एक अलग डायरेक्शन में चला गया, फिर एक अलग डायरेक्शन में चला गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी आती है, इलेक्ट्रॉन की एक एवरेज वेलोसिटी आती है वो काफ़ी कम आती है। वो जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी आती है वो काफ़ी कम आती है, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अपनी मानते हैं कि इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है। पर मटेरियल के अंदर तो वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, पर कभी ज़्यादा है कभी कम है, कभी ज़्यादा है कभी कम है। क्यों टकरा रहा है तब कम है, और बाहर से जो फोर्स मिल रहा है इसे मूव कर रहा है तो ज़्यादा कर रहा है। तो अल्टीमेटली अपन को बाहर से ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक फिक्स वेलोसिटी में मूव कर रहा है, उसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जब अपन इसमें VD जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी वैल्यू रखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जब अपन वैल्यू रखते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन जानते हैं क्या होता है, EV ml टो ENA, ठीक। इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये V से V कट जाएगा, ml ऊपर आ जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा, टो NA, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं R इक्वल टू क्या आ गया, ML E स्क्वायर टो NA, E स्क्वायर टो A। ये जो वैल्यू है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है।
ये जो चीज़ है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, तो इसको अपन कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट मान के अभी इसको अपन रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार। तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, रो मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसको अपन अभी कांस्टेंट मान लेते हैं। एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं, थोड़ी थोड़ी वेरी करती रहती है। अभी अपन यहाँ समझते हैं कि एल ए, और फिर उसके बाद अपन देखेंगे रो का मतलब रो किस किस चीज़ में वेरी करता है और रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्ट करता है। यहाँ पे जो एल है, यहाँ पे जो एल है वो लेंथ है। यहाँ पे एल लेंथ है करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए क्या है, एरिया है। ठीक, अभी अपन देखेंगे कि लेंथ और एरिया उसको कैसे इफेक्ट करता है, मतलब किस कंडीशन में कौन सी लेंथ लेनी है, किस कंडीशन में कौन सा एरिया लेना है। अभी इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कि अपना ये एक रोड है, ये अपनी एक रोड है, ये एक अपनी रोड है। ठीक, अपन अब इसमें मानते हैं कि इस डायरेक्शन में अपनी करंट फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में अपनी करंट फ्लो कर रही है। तो अपनी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में ही अपन लेंथ मानते हैं। तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये जो है उसकी लेंथ होगी इस सिरे से इस सिरे के बीच की, इस सिरे से इस सिरे की। आप कह सकते हो ये जो इसकी भुजा है, ये जो इसकी भुजा है वो इसकी लेंथ होगी। और इसका एरिया कौन सा लेगा, ये वाला, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है उसका अपन एरिया लेंगे। इसको अपन A1 मान लेते हैं, इसको अपन L1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको R1 को लिखें, रो अपन इसकी प्रॉपर्टी मान लेते हैं, L1 बाई ए लिखेंगे, L1 बाई ए लिखेंगे। ठीक, अभी आपको समझ आया होगा लेंथ क्या है, करंट की डायरेक्शन में अपन इसकी लेंथ लेते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को अपन दोबारा ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को अपन एक बार दोबारा ले लेते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, दोबारा वो ड्रॉ करते हैं, दोबारा रो ड्रॉ कर लेते हैं वैसे जैसे बनाया था उन्होंने। ठीक, अब पिछली बार अपन के करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराई थी, करंट इस डायरेक्शन में। अभी अपन के करंट की डायरेक्शन ये मान लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो पिछली बार जो अपनों ने एल लिया था वो इन दो भुजाओं के बीच की डिस्टेंस ली थी, ये लिया था। पर अभी क्या है, करंट अपनी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करंट अपनी इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है। तो अपनी लेंथ क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन में जो भुजा की लेंथ होगी ये लेंथ, तो यहाँ पे अपनी लेंथ क्या होगी, ये लेंथ होगी यहाँ पे। ठीक है, ये अपनी लेंथ हो जाएगी क्योंकि अपनी करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये अपनी लेंथ होगी। और इस टाइम एरिया क्या लेंगे, पिछली बार क्या लिया था अपनों ने, करंट अपनी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी तो अपनों ने उसके परपेंडिकुलर जो एरिया था ये क्रॉस सेक्शन वाला एरिया लिया था। अभी क्या करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इस बार जो एरिया लेंगे वो ये वाला एरिया लेंगे। कौन सा एरिया लेंगे, ये वाला, ये एरिया लेंगे। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये वाला एरिया, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ये वाला एरिया। ठीक, इसको अगर अपन A2 से रिप्रेजेंट करें, इसको L2 से रिप्रेजेंट करें, तो R2 क्या होगा, रो L2 बाई A2। ठीक, इससे अभी अपने को समझ आया कि रो कांस्टेंट है, पर अगर मटेरियल जिसमें अपनी करंट फ्लो कर रही है उसकी लेंथ और एरिया चेंज हो जाए तो भी अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, अपन दो एग्जांपल देखे अभी। ठीक है, इसमें क्या करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये वाली लेंथ ली और उसके सामने वाला एरिया लिया, और जो इससे पहले वाला एग्जांपल अपनों ने देखा था उस पर क्या करंट ऐसे फ्लो कर रही थी तो अपनों ने ये वाली लेंथ ली थी और ये वाला एरिया लिया था। ये हो गया अपना इसका डिपेंडेंस, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस एल पे और ए पे कैसे है, लेंथ पे और उसके एरिया पे कैसे है। ठीक, अभी अपन एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अभी तो ये अपना पूरा मटेरियल जो था वो सॉलिड था, ठीक है, इसलिए अपनों ने ये पूरा एरिया लिया। अभी अगर अपना मटेरियल सॉलिड नहीं है, ठीक है, उस केस में अपन कौन सा एरिया लेंगे। अभी अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो एल और ए से रिलेटेड है, मतलब एल और ए पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। अभी अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उस पर अपन ये मानते हैं ये एक अपना बेलन है, ये एक सिलेंडर है अपना, इसके अंदर एक छोटा सिलेंडर है, तो एक छोटा बेलन है,
ये जो यहाँ पे मटेरियल भरा हुआ है, जो मैं डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। इसके बीच में कोई मटेरियल नहीं, इसमें अपना कोई मटेरियल नहीं है, इसमें अपना कोई मटेरियल नहीं। उसमें करंट मान लेते हैं, अपनी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन में एल लेंगे। तो एल क्या लेंगे अपन, इस सिरे से इस सिरे के बीच की दूरी। एल क्या लेंगे, इस सिरे से इस सिरे के बीच की दूरी। इसको ये जो मान लेते हैं लेंथ है जो L1 है, लेंथ है जो L1 है, कंप्लीट इसकी जो लेंथ है। अब एरिया क्या लेंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे। तो ये जो बड़े वाला सर्किल बन रहा है अपना, इसकी रेडियस अपन b मान लेते हैं, और ये छोटे वाला जो सर्किल है, ये जो छोटे वाला जो सर्किल है उसकी रेडियस अपन a मान लेते हैं। छोटे वाले की a मान लेते हैं और बड़े वाले की b मान लेते हैं। तो अपने को पता है कि ये जो एरिया है सर्किल के फॉर्मूले से अपने को पता है ये पाई आर स्क्वायर होता है। आर यहाँ पे क्या बी है, ये पाई बी स्क्वायर होना चाहिए, पाई बी स्क्वायर होगा, ठीक है। पर अपन जो एरिया लेते हैं वो सॉलिड मटेरियल का एरिया लेते हैं। तो इतना पार्ट क्या है, ये हेलो है, ये खाली है, ठीक है। ये होलो है, होलो मतलब ये खाली है, खाली है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट एरिया था पाई बी स्क्वायर, उसमें से जो हेलो वाले का एरिया घटा देंगे, पाई ए स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें जो मटेरियल का एरिया आया, जिस पार्ट में मटेरियल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर अपन रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल टू रो, ये लेंथ को L1 माना था, ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये अभी आपको समझ आया होगा कि L कौन सी डायरेक्शन लेना है, A कौन सी डायरेक्शन लेना है, और अपने को कि A जो है वो सॉलिड मटेरियल को ही लेना है, ठीक है। ये अपनों ने यहाँ पे देख लिया रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, लो L भाई। अभी अपन ने क्या, अभी तक अपने रो के कांस्टेंट मान रखा था, अभी तक अपनों ने रो को कांस्टेंट मान रखा था, वो लगभग कांस्टेंट रहता है, पर फिर भी वो थोड़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो उन चीज़ों को अभी अपन समझ लेते हैं कि वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अभी अपन समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपन अभी लेते हैं रजिस्टिविटी। रो को रजिस्टिविटी भी कहते हैं, रो को रजिस्टिविटी, रो को रजिस्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। अब रजिस्टिविटी रो है, उसकी वैल्यू अपन जो पीछे अपना जो फॉर्मूला लिखा था, जो अपना ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला, इसके बेस पे क्या है, एम ई स्क्वेयर टो बाय एन। रो की वैल्यू क्या है, एम ई स्क्वेयर टो इंटू एन। एम यहाँ पे क्या है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है, चार्ज है, मतलब जो ई इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ चार्ज। टो क्या है, टो उसका रिलैक्सेशन टाइम है, टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या, वो एक बार अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अपन पीछे देख रहे थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वहाँ जो होल है उनसे टकराता है, इस होल से टकराया, फिर यहाँ से चला, फिर वो इस होल से टकरा गया, फिर मान लो इधर चला, वो इस होल से टकरा गया। तो ये होल से होल टकराने के बीच का जो टाइम है, इस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये जो टकराने के बीच का टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, इस चीज़ को अपन रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हो गया, ये अपनी रो की वैल्यू आ गई। ये अपन नॉर्मली मटेरियल के लिए कांस्टेंट लेके चलते हैं, पर एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होती है,
थोड़ी बहुत वेरी करती है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं ये कैसे वेरी करती है। ये रेजिस्टिविटी हो गई। अभी अपन देखते हैं रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन देखेंगे तो m है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा, ई वैल्यू ऑफ चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। उसमें वेरिएशन किस में आ सकता है, टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या तेज़ी से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करेंगे तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, इधर से इधर, मतलब इस होल से दूसरे होल के साथ टकराने के बीच का जो टाइम था, इस होल से इस होल के साथ टकराने का जो बीच का टाइम था, वो अपना था रिलैक्सेशन टाइम। वो चीज़ थी अपनी रिलैक्सेशन टाइम। अगर टेम्परेचर वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करेंगे, और तेज़ी से मूव करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा। तो अपन इसका टेम्परेचर के साथ इफेक्ट देखते हैं। अगर अपन टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम टो क्या है, कम हो रहा है। रिलैक्सेशन टाइम टो कम हो रहा है तो क्या होगा, रजिस्टिविटी भी टो कम होगा, टो डिवाइड में है तो रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, और रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो अपना आर भी इंक्रीज होगा। एक इफेक्ट तो ये देख लिया अपनों ने। दूसरा, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे होते हैं, जैसे उस पर ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई कर दिया तो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, या एक्सटर्नल कोई वोल्टेज लगा दिया तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे जब अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए एटम से निकलने के लिए, वो सफिशिएंट एनर्जी ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। जब वो ज़्यादा मात्रा में मिलेगी तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। इसे अपन देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो टेम्परेचर के बढ़ाने पे इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के बढ़ाने इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे अपन देखते हैं ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के बढ़ाने पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये इंक्रीज हो रहे हैं तो रजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और आर भी डिक्रीज होगा। अभी अपनों ने यहाँ पे देख लिया कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे जो रजिस्टिविटी है उसमें दो पैरामीटर इफेक्ट हो रहे हैं, एक टो है एक एन है। दो पैरामीटर टो है और एन है। टो क्या है, टेम्परेचर के साथ में घट रहा है, और एन क्या है, टेम्परेचर के साथ में बढ़ रहा है। ठीक है, तो भी ये उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन सा फैक्टर उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, किस फैक्टर का ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। अगर उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का अगर ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का अगर ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने उसका क्या रेजिस्टेंस कम होगा। यदि उसमें टो का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, अगर टो का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अभी अपन देखते हैं कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो अपना कंडक्टर है उसके केस में क्या होता है। कंडक्टर केस में तो कंडक्टर जो होता है उसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही ज़्यादा होते हैं। कंडक्टर में लगभग नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं 19 के अप्रोक्सीमेट रहते हैं। मटेरियल टू मटेरियल वेरी करते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अपना टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन तो बढ़े, पर कितने बढ़े, मान लो 10⁻⁹ इसमें 10,000 ऐड हो गए, पर इसके कंपेयर में ये कोई ज़्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं है। तो अपन ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कंडक्टर के केस में टेम्परेचर का जो इफेक्ट आ रहा है वो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन पे तो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा टो पे। टो क्या था, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन थे जो होल से टकरा रहे थे उनके बीच का टाइम था, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है टेम्परेचर बढ़ाने पे तेज़ी से मूव करने लग गए, तो टो कम हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि कंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। कंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही कम होते हैं, ठीक, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे जो एन में इफेक्ट आया
बहुत ही कम, मान लो 0 मान लेते हैं अभी, रूम टेम्परेचर पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे उसमें इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट इतना ही आया 10,000 आ गया। तो ये 10,000 क्या है, 0 के रेस्पेक्ट में तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे n में जो वेरिएशन आया टेम्परेचर बढ़ाने पे वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन ये देख रहे हैं कि सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे जो टो में वेरिएशन था वो इफेक्ट कर रहा था। सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में जो वेरिएशन है वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे वेरिएशन जब ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है तो इससे अपन देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होगा और कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, जो रेजिस्टेंस अपन यूज़ लेते हैं तो उसको अपन एलॉय या कार्बन से बनाते हैं। उसको अपन किससे बनाते हैं, एलॉय या कार्बन से बनाते हैं। कार्बन या ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिस पे के रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो, जिसके रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो। मतलब क्या होता है, जैसे अपने एक सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उससे करंट फ्लो कर रही है, तो करंट फ्लो कर रही है तो वहाँ हीट डिसिपेशन होगा। हीट डिसिपेशन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा। अगर रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा तो उन्होंने जिस पर्पज़ से वो सर्किट बनाया है वो अपना पर्पज़ फेल हो जाएगा। या इन्वायरमेंट में टेम्परेचर वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग, तो उसके कारण वो अपना सर्किट अलग अलग रिजल्ट देगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस अपन प्रैक्टिकल पर्पज़ में यूज़ करते हैं वो कार्बन या एलॉय के लेते हैं। ठीक है, इनका क्या है, टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है रेजिस्टिविटी का, रो का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है जो बहुत कम है। रो का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन बहुत कम है। अभी अपन जो टेम्परेचर साथ वेरिएशन देख रहे थे, अगर उसको फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करें कि रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट आता है, तो उसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसमें ये देखा गया था कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है DR जो है वो प्रोपोर्शनल होता है R0 और DT के, प्रोपोर्शनल होता है R0 और DT के। R0 क्या है, उस रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है रेजिस्टेंस की। DT चेंज इन टेम्परेचर है और चेंज इन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, DR इक्वल टू अल्फा R0 इंटू DT। एक एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था। अल्फा जो ये जो यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये अल्फा जो क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसी इक्वेशन को जो अपन सोल्व करते हैं, इसी इक्वेशन को कुछ कंडीशन के साथ अपन जब सोल्व करते हैं तो अपन पाते हैं RF इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, RF इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला हर केस में लगेगा ये। ठीक है, तो दोनों याद रख लेना। अपन ज़्यादातर के अल्फा कांस्टेंट लेके चलते हैं तो अपन ये वाला फॉर्मूले से सारे अपने न्यूमेरिकल हो जाते हैं। बाकी ये हर केस में लगेगा, DR इक्वल टू अल्फा R0 D/T। अल्फा यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, T2 माइनस T1 ये टेम्परेचर चेंज है। इसी फॉर्मूले से अपन देखें तो अल्फा भी अपने को टेम्परेचर पे डिपेंड होता हुआ मिलेगा, RF माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू T2 माइनस T1। और जो RF के साथ रिलेशन है वो इसका रेजिस्टिविटी के साथ भी इसका वही रिलेशन रहता है। जो RF के साथ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर के साथ जैसे रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है वैसे ही अपना जो है रेजिस्टिविटी भी वेरी करती है। तो R की जगह अपन यहाँ रो से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी अपन ने इस लेक्चर में देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी इस लेक्चर में देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या दी गई है, वो जो रेजिस्टेंस होता है किसके लिए कांस्टेंट रहता है और किसके लिए वेरी करता है, और वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। अभी अपन नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे वो इसके कलर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलो ओके।